हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11 भौतिकी। आज है यूनिट 6 गुरुत्वाकर्षण अध्याय 8। अध्याय 8 में आज हम पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण के बारे में। गुरुत्वाकर्षण है क्या और न्यूटन का जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम है, जो न्यूटन ने एक नियम दिया था जिसे कहा गया सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, वो क्या है। ठीक है, आज इन चीज़ों के बारे में देखेंगे। आज की क्लास हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास रहेगी इन चीज़ों के बारे में, गुरुत्वाकर्षण के बारे में। तो गुरुत्वाकर्षण का नाम जो पढ़ा, जो गुरुत्वाकर्षण हमने जाना कि प्रत्येक पिंड में गुरुत्वाकर्षण होता है। ठीक है, पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है, जिस तरह सन में है, मून में है, सभी जगह गुरुत्वाकर्षण होता है। जितने भी पिंड होते हैं सभी में अपना एक गुरुत्वाकर्षण होता है। ठीक है, तो बात जब गुरुत्वाकर्षण की आई तो केपलर ने जो नियम दिए थे, तो केपलर के नियमों के निष्कर्षों से, है ना, उनका निष्कर्ष निकाला गया। केपलर साहब के जो नियम थे ग्रहों की गति संबंधी, ठीक, उन नियमों का निष्कर्ष निकालते हुए सर न्यूटन ने, जो कि इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे, उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रतिपादित किया, जिसे हम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं। ठीक है, तो ये होता क्या है, इसके लिए दो पिंड होते हैं और जब दो पिंड एक दूसरे से r दूरी पर स्थित होते हैं, ठीक है, तो इनके मध्य जो बल लगता है उसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, तो बल क्या है, इनके मध्य लगेगा बल। दो पिंड होंगे, दो पिंडों के बीच एक बल लगता है, ठीक है ना, एक बल लगता है जिसे हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। तो बात हम सबसे पहले इसमें करते हैं एक बल की, और बल वो बल होता है सदैव आकर्षण वाला बल। जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है ना, सदैव आकर्षण का बल होता है। इसमें हमेशा हम आकर्षण की बात करते हैं। जब बात आ गई गुरुत्वाकर्षण की, मतलब केवल एक ही बल लगेगा। कैसा बल? आकर्षण बल। प्रतिकर्षण बल लग ही नहीं सकता, केवल एक बल लगेगा, आकर्षण बल। तो मान लेते हैं दो पिंड हैं m1 और m2 द्रव्यमान की दो पिंड हैं क्रमशः। ठीक है, मान लेते हैं इसका द्रव्यमान है m1, इसका द्रव्यमान है m2। ये दोनों एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है ना। और r दूरी कहाँ से लेते हैं बताओ? r दूरी सेंटर टू सेंटर, मतलब जो दूरी होगी इन दोनों पिंडों के बीच की, जो दूरी होगी वह इन दोनों पिंडों के द्रव्यमान केंद्रों के बीच की दूरी होगी। मतलब यहाँ से अपन को डिस्टेंस लेना है। ठीक है, इसके केंद्र बिंदु से जो डिस्टेंस होगा, जो दूरी होगी, उसे हम कहेंगे इन दो पिंडों के बीच की दूरी। तो दो पिंडों के बीच की दूरी हमको यहाँ से नहीं लेना है बॉर्डर से, ठीक है ना, हमको कहाँ से लेना, हमेशा इसके केंद्र बिंदु से लेना है। ठीक है, तो यदि दो पिंड हैं, वे एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, तो इन पिंडों के बीच आकर्षण बल लगता है और इस आकर्षण बल को हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। तो क्या एक चीज जरा समझो, गुरुत्वाकर्षण बल लगता किसमें? गुरुत्वाकर्षण बल किसके कारण आता है? गुरुत्वाकर्षण आता किसके कारण है? तो गुरुत्वाकर्षण आता है द्रव्यमान के कारण। ठीक, हर वह वस्तु जिसके पास अपना खुद का द्रव्यमान होता है, वह किसी दूसरे वस्तु को आकर्षित करना चाहती है। मतलब ये जो मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर इस बोर्ड को आकर्षित करना चाह रही है, ये बोर्ड इस मार्कर को आकर्षित करना चाह रही है। इस कमरे में पड़े हुए जितने भी टेबल हैं, चेयर हैं, ठीक है, वे सब एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। मैं भी इस बोर्ड को, ये बोर्ड भी मुझे आकर्षित कर रहा है। मतलब इस दुनिया में जितने भी पिंड हैं, ठीक है, वे भले द्रव्यमान में छोटे हों या बड़े हों, मैटर नहीं करता। तो जितने भी पिंड हैं इस दुनिया में, चाहे द्रव्यमान में छोटे या बड़े, वे सभी पिंड एक दूसरे को एक बल से आकर्षित करते हैं। ठीक, लेकिन कुछ बल हमको दिखाई देता है, कुछ बल दिखाई नहीं देता। जैसे हम किसी वस्तु को ऊपर फेंकें तो पृथ्वी अपने ओर खींच लेती है उसको, ठीक है, क्योंकि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल है। और मैं इस मार्कर को यहाँ पे रख रहा हूँ, ये बोर्ड भी इसको खींचना चाह रही है, ये मार्कर भी इस बोर्ड को खींचना चाह रही है। अब इन दोनों में द्रव्यमान किसका अधिक है? इस बोर्ड का। तो भी ये बोर्ड की ओर आकर्षित नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि ये मासेस पर डिपेंड करता है, द्रव्यमान पर डिपेंड करता है। यदि वस्तु का द्रव्यमान बहुत अधिक हो जाए, ठीक है, बहुत अधिक, मतलब जैसे पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत अधिक है। इस तरह मून देखें, जो कि पृथ्वी का एक उपग्रह है, ठीक है, प्राकृतिक उपग्रह है, तो उसका भी द्रव्यमान बहुत अधिक है। तो ऐसे पिंड जिनका द्रव्यमान बहुत अधिक है, जब बहुत अधिक द्रव्यमान का एक पिंड हो जाता है, तो उसमें इतना बड़ा आकर्षण हो जाता है कि वह किसी दूसरी वस्तु को या दूसरे पिंड को आकर्षित कर सकती है या आकर्षित करना चाहती है। ठीक है, बात समझ आई ना? कोई भी पिंड यदि उसका द्रव्यमान जितना अधिक है, द्रव्यमान जितना अधिक होगा, आकर्षण की क्षमता उतनी अधिक होगी।
और वह जब पिंड बहुत अधिक हो जाएगा, बहुत विशाल पिंड हो जाएगा, बहुत बड़ा पिंड हो जाएगा, लगभग 10 टू द पावर 20, 23, 24, 10 टू द पावर 30, है ना, ऐसे इस आकार के यदि पिंड हो जाएंगे तो उनमें खुद का एक गुरुत्वाकर्षण बन जाएगा, एक ग्रेविटेशन बन जाएगा, वह किसी वस्तु को अपनी ओर खींच सकते हैं, दूसरे पिंड को अपनी ओर खींच सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए द्रव्यमान मैटर करता है। तो यह बल जो है, यह बल कहाँ लगता है? किसी दो पिंड के बीच। वे पिंड कैसे हो सकते हैं? छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, बहुत बड़े विशाल पिंड हो सकते हैं, या मार्कर हो सकता है, बोर्ड हो सकता है, ठीक है, एनीथिंग एल्स, कुछ भी हो सकता है। तो यह बल हमेशा दो पिंडों के बीच लगता है। और कैसा बल है ये? आकर्षण वाला बल है। तो यह बल दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है, ठीक है। और दूसरी बात, ये जो बल है ना, वह इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा कौन सी होगी? सेंटर टू सेंटर वाली रेखा, ठीक है। इसके केंद्र से होकर इसके केंद्र तक जाएगी। ये वाली रेखा के अनुदिश कार्य करती है कौन? ये जो बल है ना, ये जो बल है, जिस बल को हम कहेंगे गुरुत्वाकर्षण बल, आगे कहेंगे, ठीक है, अभी हम बल कह रहे हैं। तो ये बल दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करती है। मतलब ये जो बल है ना, मान लिया हमने m1 द्रव्यमान की एक पिंड A है और ये दूसरी पिंड हो गई B, m2 द्रव्यमान की, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा? FAB, मतलब A पर, FAB मीन्स A पर B के कारण बल लिख देते हैं। FAB मीन्स होता है A पर B के कारण बल या B के द्वारा बल, ठीक है। तो A पर क्या होगा? B के द्वारा बल लगेगा ना, क्योंकि ये बहुत बड़े द्रव्यमान की पिंड है, ठीक है ना, जिनका द्रव्यमान बहुत अधिक है। तो इनमें खुद का क्या है? ग्रेविटेशन है, गुरुत्वाकर्षण है। तो FAB मीन्स A पर B के कारण बल। तो A पर बल लगेगा ना, किसके कारण? इस द्रव्यमान B के कारण, B पिंड के कारण A पर बल लगेगा, ठीक है, इस पर बल लगेगा। तो बल किसके अकॉर्डिंग लगेगा? बल हमेशा लगेगा इनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। तो इनको मिलाने वाली रेखा ये हो गई, इसके अनुदिश ये बल लगा इधर, और इस पिंड B पर बल लगेगा किसके कारण? पिंड A के कारण। पिंड B पर बल लगेगा पिंड A के कारण, किसके अनुदिश? इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, है ना। तो बल हमेशा कहाँ लगता है? इन दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। और ये दोनों बल क्या होते हैं? परिमाण में हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे, परिमाण में बिल्कुल बराबर होंगे। मतलब ये इसको जितने बल से अट्रैक्ट कर रहा है, आकर्षित कर रहा है, उतना ही B वाला पिंड भी A वाले पिंड को आकर्षित कर रहा है, उतने ही परिमाण से, उतने ही मैग्नीट्यूड से। तो FAB बराबर होगा किसके? FBA के, ठीक है। किसमें? परिमाण में, मैग्नीट्यूड में हमेशा बराबर होंगे परिमाण में। मतलब जितने बल से ये इसको आकर्षित कर रहा है, उतने ही बल से ये इसको आकर्षित कर रहा है, ठीक है। न्यूटन गति का तीसरा नियम हम जानते हैं ना, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो बराबर और विपरीत भी होगी ना, क्यों? क्योंकि एक की दिशा इधर है, एक की दिशा इधर, दिशाएं अलग अलग हैं, ठीक है। एक पूर्व की ओर है तो पश्चिम की ओर है, ठीक है। इसको पूर्व मान ले तो ये पश्चिम हो जा रहा है, तो दिशाएं इनकी अलग अलग हैं। तो ये जो बल होता है ये हमेशा कैसा होता है? परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत होता है, ठीक है ना। और यह बल दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। मतलब ये बल ऐसे कार्य नहीं करेगा इस डायरेक्शन पे ऐसे कार्य नहीं करेगा, ठीक है। तो इन डायरेक्शन पे ये कार्य नहीं करेगा, कहाँ कार्य करेगा? इसको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। इसलिए इस बल को हम केंद्रीय बल भी कहते हैं, ठीक है ना। इस कारण से इस बल को केंद्रीय बल के नाम से भी जाना जाता है। केंद्रीय बल क्यों? क्योंकि ये सेंटर से सेंटर को जोड़ती है। बात समझ रहे हो ना? सेंटर से सेंटर को जोड़ने वाली जो रेखा है, ठीक है, इस पिंड के केंद्र को इस पिंड के केंद्र से जोड़ने वाली जो रेखा है, उस रेखा के अनुदिश यह बल कार्य करती है। इसलिए इस बल को हम केंद्रीय बल भी कहते हैं, सेंट्रल फोर्स भी कहते हैं। यह बल हमेशा आकर्षण वाला बल होता है। बात समझ आ गई ना? हमेशा कैसा बल होगा? आकर्षण का बल। इसके अलावा जो हम पढ़ेंगे आगे चल के क्लास 11 में पढ़ेंगे, जो चार्जेस के बीच जो बल लगता है, ठीक, हम जानते हैं कि यदि प्लस के चार्ज हैं तो क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपल करेंगे ना, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। हम जानते हैं सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। तो यदि प्लस के आवेश हैं एक दूसरे को रिपल करेंगे, प्लस माइनस के आवेश हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे ना। ये इसको आकर्षित करेगी और ये इसको आकर्षित करेगी, ठीक है। इसको अपनी ओर खींचना चाहेगी, इसको अपनी ओर खींचना चाहेगी, आकर्षण का बल लगेगा। यदि विपरीत प्रकार की आवेश है तो प्लस माइनस अट्रैक्शन, आकर्षण, प्लस क्या हो जाएगा? प्लस
प्रतिकर्षण। ठीक है, यदि दो बच्चे हों क्लास में, दोनों लड़ाकू हों, ठीक है, तो क्या होगा, उन दोनों में लड़ाई अधिक होगी, प्रतिकर्षण होगा, एक दूसरे से दूर भागेंगे। ठीक है, यदि प्लस माइनस है तो आकर्षण होगा। तो इसको अपन बोलते हैं स्थिर वैद्युत बल। ठीक है, अंग्रेजी में इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इसको बोलते हैं स्थिर वैद्युत बल। ठीक है, तो स्थिर वैद्युत बल में क्या होता है, हम देख रहे हैं आकर्षण भी पाया जाता है, प्रतिकर्षण भी पाया जाता है। इसी प्रकार चुंबकीय बल में देखें तो हम जानते हैं कि एक प्रकार के यदि क्या है, ध्रुव है, यदि n ध्रुव है तो क्या होगा, प्रतिकर्षण हो जाएगा। आपने देखो ना चुंबक, कभी कभी क्या होता है, चुंबक यदि ns ध्रुव है तो दूर से पास लाने पर वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, चिपक जाते हैं एक दूसरे से। और यदि एक ही प्रकार के ध्रुव हैं तो क्या होता है, उसको हम बहुत भी कोशिश करते हैं लेकिन एक दूसरे को वो प्रतिकर्षित करते हैं, चिपक नहीं पाते, हमारे हाथ उससे दूर भगते हैं। ठीक है, यदि हम एक ही ध्रुव NN को या SS को मिलाना चाहें तो NN होगा तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, NN होगा तो प्रतिकर्षण होगा। जब NS हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आकर्षण। ठीक है, ये कैसा बल है, ये है चुंबकीय बल। तो चुंबकीय बल भी कैसा पाया जाता है, चुंबकीय बल में भी हमने देखा कि क्या है, आकर्षण भी है, प्रतिकर्षण भी है। स्थिर वैद्युत बल में भी आकर्षण है, प्रतिकर्षण है। ठीक है, लेकिन ये एक ऐसा बल है कि इसमें केवल और केवल क्या है, आकर्षण है। किस बल में, गुरुत्वाकर्षण बल में केवल और केवल आकर्षण है। यहां प्रतिकर्षण की बात सोचना भी पाप है। ठीक है, सोचना ही नहीं है। तो ये एक आकर्षण बल है और इस आकर्षण बल को हमने नाम दे दिया क्या, गुरुत्वाकर्षण बल। इसे हमने कहा गुरुत्वाकर्षण बल, इस आकर्षण बल को हमने कह दिया गुरुत्वाकर्षण बल। बात समझ आई। फिर ये जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, यह प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे क्षीण, सबसे वीकेस्ट फोर्स, सबसे कमजोर बल होता है। ठीक है, ये नेचर में पाया जाने वाला, इस ब्रह्मांड में पाया जाने वाला सबसे कमजोर बल है ये। कौन सा बल, गुरुत्वाकर्षण बल। अब बहुत कमजोर बल है तो बहुत कमजोर बल है तो इसकी कहने का मतलब इसका वजूद होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, यदि हमने कहा कि प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कमजोर बल है तो फिर इसका वजूद क्यों है ना। तो कारण है इसके कमजोर होने का, कि कमजोर होने का कारण क्या है कि जो बड़े बड़े मॉसेस के जो पिंड हैं, जो बड़े बड़े द्रव्यमान के जो पिंड हैं, है ना, जैसे अपना सन हो गया सूर्य, तो सूर्य यहां से कैसा दिखता है, बिंदु के जैसा दिखता है ना, एक बॉल के जैसा दिखता है, फुटबॉल के जैसा दिखता है कहने का मतलब। लेकिन उसका जो क्या, उसका जो साइज है, सूर्य का जो साइज है वह पृथ्वी से बहुत बहुत बड़ी है, पृथ्वी की कई गुना बड़ी है। तो जितना अधिक द्रव्यमान का पिंड है तो उसका जो रेंज होगा ना, गुरुत्वाकर्षण का जो रेंज होगा वह बहुत अधिक होगा। तो हम देखते हैं कि सन के 8 प्लेनेट हैं, है ना, 8 ग्रह हैं ना सूर्य के, और ये 8 ग्रहों को अपने कंट्रोल में रखती है, अपने इर्द गिर्द चक्कर कटवाती है। मतलब इसका गुरुत्वाकर्षण बल का रेंज कितना आगे तक है, सोचो जरा। ठीक है, और सन का तो और बहुत आगे तक रेंज आता है, पर फिलहाल हम इतना समझ सकते हैं कि 8 ग्रह इसके चक्कर लगाते हैं, मतलब इसके ग्रेविटी के अंतर्गत हैं। ठीक है ना, इसके क्षेत्र के अंतर्गत हैं ये 8 ग्रह सूर्य के। तो प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कमजोर बल होता है, लेकिन इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है प्रकृति में। ठीक है ना, इसका महत्व बहुत अधिक है। ऐसा नहीं कमजोर बल जिसको हटा दें, ये बहुत कमजोर बल तो है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बल है। यह हमेशा बिंदु द्रव्यमानों के लिए सत्य है। ठीक है, बिंदु द्रव्यमान के लिए कैसे सत्य है, अभी हमने कहा कि जितना विशाल पिंड होगा, जितना बड़ा पिंड होगा उसका गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही अधिक होगा। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे दूसरी बात कह दी विरोधाभास में, ये हमेशा बिंदु द्रव्यमानों के लिए सत्य है। तो बिंदु द्रव्यमानों के लिए सत्य है कहने का मतलब कि जो पिंड होंगे, यदि बिंदु द्रव्यमान यदि छोटे छोटे पिंड हैं, ठीक है, यदि छोटे छोटे पिंड हैं तो उनके बीच की दूरी कम है तो बिंदु द्रव्यमान है ही। यदि बड़े बड़े पिंड हैं, जैसे सूर्य और पृथ्वी को देखो, ठीक है, सूर्य यहाँ से कैसे दिखता है, पृथ्वी से एक गोले की तरह, ठीक बिंदु की तरह दिखता है ना। वैसे यदि हम सन पे जाके अर्थ को देखें, पृथ्वी को देखें, तो पृथ्वी तो और छोटी नजर आएगी क्योंकि सूर्य से बहुत छोटी है पृथ्वी। तो ये दोनों जो पिंड हैं, सूर्य और पृथ्वी, ये कैसे दिख रहे हैं, एक दूसरे से इतना दूर हैं कि ये दोनों एक दूसरे से, इनकी दूरी इतनी अधिक है कि बिंदु की तरह दिख रहे हैं, बिंदु आवेश की तरह दिख रहे हैं। ठीक है, तो यदि दो बड़े बड़े पिंडों के बीच की दूरी बहुत अधिक कर दी जाए, ठीक है, हम देख रहे हैं पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी बहुत अधिक है, तो ये दोनों पिंड बिंदु द्रव्यमान की तरह दिखाई देने लगते हैं।
ठीक है, ये दोनों पिंड बिंदु द्रव्यमान की तरह दिखाई देने लगते हैं और ये हमेशा बिंदु द्रव्यमानों के लिए सत्य होता है। कौन? ये न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम। ठीक है, एक चीज दिमाग में रख लो कि हमेशा बिंदु द्रव्यमानों के लिए सही होगा। और बिंदु द्रव्यमान या तो बहुत बड़ी पिंड है तो उनके बीच की दूरी इतनी अधिक कर दो कि वो बिंदु की तरह दिखने लग जाए, या फिर बिंदु द्रव्यमान है तो पास ही रहेंगे, तो ये तो बिंदु द्रव्यमान है ही। ठीक है, ये बल क्रिया प्रतिक्रिया युग्म बनाते हैं ना, क्रिया प्रतिक्रिया, ये इस पर क्रिया कर रही है, इस पर प्रतिक्रिया कर रही है। ठीक है, मतलब एक पेयर बनाते हैं, ये कहने का मतलब एक युग्म बनाते हैं, एक जोड़ा बना लेते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का। यदि ए वाला पिंड बी वाले पर क्रिया कर रहा है तो बी वाला ए वाले पे प्रतिक्रिया कर देगा। ठीक है, तो ये बल क्रिया प्रतिक्रिया युग्म बनाते हैं और यह बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह माध्यम पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, कहने का मतलब कि यदि दो पिंड हमने ले लिया है ना, अब दो पिंड में यदि हम जी का मान निकालें, उसको चाहे वायु पर निकालें जी का मान, चाहे हवा में निकालें, हवा में निकालें, वायु में बात हुई है, चाहे पानी में निकालें, चाहे निर्वात में वैक्यूम में ले जाएं वहां निकालें, तो जी का मान नहीं बदलता। मतलब जी का मान जो है वह माध्यम पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट होता है, ये मीडियम पर निर्भर नहीं करता, ये स्वतंत्र होता है। जी का मान कहीं पर भी निकालो, इस ब्रह्मांड में कहीं पर भी, इसलिए इसको नाम दिया गया सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम। इसके बारे में आगे बात करेंगे। सार्वत्रिक मतलब हर जगह, सार्वत्रिक हर जगह, सभी जगह, इस ब्रह्मांड में किसी भी जगह पर जी का मान नहीं बदलने वाला। ठीक है, और यह असंपर्कीय बल है। ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है असंपर्कीय बल है ना, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। जैसे हम किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं वह पृथ्वी की ओर आने लगती है, पृथ्वी अपने केंद्र की ओर खींचने लगती है उस वस्तु को। ठीक है, तो बिना संपर्क ही खींच रही है। जबकि घर्षण बल जो है, हमने पढ़ा इसके पहले घर्षण, तो घर्षण बल के लिए क्या जरूरी है? घर्षण बल के लिए संपर्क जरूरी है ना। ठीक है, बिना संपर्क में आए घर्षण हो ही नहीं सकता, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल बिना संपर्क के होता है, नॉन कॉन्टैक्ट। ठीक है, इसमें कॉन्टैक्ट नहीं होता। ठीक, बात समझ आई इतनी? तो हमने छोटी छोटी बात कर ली न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम, तो अभी हमने देखा नहीं, लेकिन इसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके जो गुण हैं, इसको हमने देख लिए। ठीक है ना, अब आगे बात करते हैं इसके। ठीक, आगे बात करेंगे इसके न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम की। ठीक है, तो इतनी बात समझ आई, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लें। ठीक, इसके आगे हम इसका गणितीय विधि से निकाल दें गुरुत्वाकर्षण का मान कितना होता है। ठीक है, जी कैसे कैसे डिपेंड करता है किस किस पर, ये चीज़ हम देख लेते हैं। ठीक, तुमने देखा कि जो जी का मान है, जो न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम है वह किसके लिए है? मतलब हर जगह कहीं पर भी जी का मान सेम होगा, जी का मान बदलेगा नहीं। तो इसको हम इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं, इसको हम परिभाषित करेंगे न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम को। इस विश्व में प्रत्येक पिंड, चाहे वह इतना ही छोटा पिंड क्यों ना हो, ठीक है, हर वस्तु में जिसके अंदर द्रव्यमान होगा, कहने का मतलब वो पिंड, तो इस ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड या इस विश्व में प्रत्येक पिंड हर दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है ना, ऐसे लिखना है कि इस विश्व में प्रत्येक पिंड हर दूसरे पिंड को अपनी ओर एक बल से आकर्षित करता है। और यह बल क्या होता है? यह बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब कि यदि हम दो द्रव्यमान पिंड ले लें, ठीक है, इसका द्रव्यमान हो गया, मान लेते हैं m1, ठीक है, स्मॉल m1 मान लो, इसका द्रव्यमान हो गया स्मॉल m2, ठीक, या फिर सॉरी इसको थोड़ा ऐसे लिख दें इधर, इसका द्रव्यमान m1, इसका द्रव्यमान m2, इन दोनों के बीच की दूरी r। दोनों के बीच की दूरी कैसे लेनी है मैंने बताया पहले, ठीक है, सेंटर से सेंटर के बीच की दूरी लेनी है, तो इन दोनों के बीच की दूरी है r। ठीक, अब ये पिंड क्या करेगा? इस पिंड को आकर्षित करेगा, ये पिंड भी इस पिंड को आकर्षित करेगा। तो इस विश्व में प्रत्येक पिंड हर दूसरे पिंड को अपनी ओर एक बल से आकर्षित करता है। आकर्षित तो करेगा लेकिन कुछ ना कुछ फोर्स है,
कुछ ना कुछ बल से, उस बल का कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा, परिमाण होगा ना। तो कितने परिमाण से आकर्षित करती है? तो इस विश्व में प्रत्येक पिंड हर दूसरे पिंड को अपनी ओर एक बल से आकर्षित करती है। और यह जो बल होता है, ये जो बल होता है F, क्या होता है वह? इन द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो इसका द्रव्यमान क्या है? m1, इसका द्रव्यमान क्या है? m2, इनके गुणनफल के। तो m1 m2 लिखें, चाहे m1 इंटू m2 लिखें, बात वही है। तो इनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती हो गया ना। और इनकी बीच की दूरी क्या है? r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती मीन समझ रहे हो ना, ऐसे लिखेंगे, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, तो अनुक्रमानुपाती चिन्ह में क्या होता है? बात समझ आई ना, डिफिनेशन समझ आई। इस विश्व में प्रत्येक पिंड हर दूसरे पिंड को अपनी ओर एक बल से आकर्षित करता है। यह बल उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उन पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब देखो अनुक्रमानुपाती चिन्ह का मतलब क्या होता है। यदि एक अनुक्रमानुपाती चिन्ह का मतलब, यदि इधर की वैल्यूज को बढ़ाएं तो इधर की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। यदि हम m1 m2 के मान बढ़ाते जाएं, कहने का मतलब कि m1 और m2 का मान बढ़ाएं, मतलब m1 m2 बहुत बड़े बड़े द्रव्यमान के दो पिंड हों, तो बल का मान भी बढ़ जाएगा, बल का मान उतना ही अधिक होगा। मतलब पिंड जितने अधिक भारी होंगे, है ना, जितने अधिक भारी होंगे, उनका व्यास जितना अधिक होगा, तो लगने वाला आकर्षण बल भी उतना ही अधिक होगा। ठीक है, तो लगने वाला जो आकर्षण बल है वह उतना ही अधिक होगा। यहाँ पे हम बात अभी आकर्षण बल की कर रहे हैं ना, यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल की हम बात नहीं कर रहे। ठीक है, हमने डिफिनेशन में कहा भी कि इसमें प्रत्येक पिंड हर दूसरे पिंड को अपनी ओर एक बल से आकर्षित करता है। अभी तक हमने बात गुरुत्वाकर्षण की नहीं करी। ठीक है, तो बल से आकर्षित कर रहा है, किस बल से? एक बल से आकर्षित कर रहा है। कितने से? m1 m2 के अनुक्रमानुपाती है वह बल, और बीच की दूरी r के वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती है वह बल। मतलब यदि m1 m2 के मान को बढ़ाते जाएं, यदि इसका द्रव्यमान अधिक हो जाए, m1 का, m2 का भी अधिक होते जाए, तो f भी अधिक होता जाएगा ना। अनुक्रमानुपाती यही होता है ना, अनुक्रमानुपाती का मतलब यही होता है कि एक ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा। ठीक है ना, मतलब m1 m2 के मान बढ़ते जाएं तो बल भी बहुत अधिक होता जाएगा, इन दोनों के बीच लगने वाला आकर्षण बल। और यदि इनके बीच की दूरी को बढ़ाते जाएं, तो व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब ये बढ़ेगा तो ये घट जाएगा। हाँ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। ठीक है, इनवर्सली, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली मीन्स उल्टा, व्युत्क्रम अनुपात, उल्टा अनुपात। उल्टा अनुपात मतलब ये बढ़ा तो ये घट गया। बात समझ आ रही है ना, ये बढ़ा तो ये घट गया। यदि बीच की दूरी को बढ़ा दें तो बल क्या हो जाएगा? घट जाएगा। यदि बीच की दूरी को दोगुना कर दें, ठीक है, 2 का स्क्वायर कर दें, दोगुना कर दें बीच की दूरी को, जैसे r है, बीच की दूरी क्या कर दें? 2r कर दें। बात समझ रहे हो ना, अभी बीच की दूरी r है, अब 2r कर दें, अब m1 m2 यहाँ पर पहुँच गए, तो लगने वाला जो बल होगा वह क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा 2 का स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर मीन्स 4, तो बल क्या हो जाएगा? बल क्या हो जाएगा? 4 गुना कम हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक, बल क्या होगा? 4 गुना कम हो जाएगा। बात समझ रहे हो, बल हो जाएगा 4 गुना कम। तो यदि r को क्या कर दें? 2 गुना कर दें, तो बल कितना हो जाएगा? 4 गुना कम। यदि r को 3 गुना कर दें, अभी r है ना, फिर 2r है ना, अब 3r कर दो, ऐसे 3r कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर, मतलब बल का मान 9 गुना कम। फिर r का मान 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 4r कर दो, तो कितना हो जाएगा? बल का मान 16 गुना कम। तो हमेशा r स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है बल। ठीक है, मतलब r का मान जितना अधिक बढ़ाओगे बल का मान उतना ही अधिक कम होता जाएगा। अब इन दोनों को मिलाकर लिख दो, तो F अनुक्रमानुपाती ऊपर आ जाएगा m1 m2, नीचे आ जाएगा डिवाइड बाई r स्क्वायर। ठीक, अब ये हमें पता है, फिजिक्स में हम बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, फिजिक्स के बचपन की बात कर रहा हूँ कि जब अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटता है तो क्या आता है? एक नियतांक आता है। ठीक है, ये तो पक्की सी बात है कि अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटेगा तो एक नियतांक जरूर आ पड़ेगा। तो यहाँ पे जो नियतांक आएगा, ठीक, अब हम बात किसकी कर रहे हैं? 2 पिंड हैं, उनके बीच एक बल लग रहा है। कैसा बल लग रहा है? अट्रैक्शन वाला, आकर्षण बल लग रहा है। मतलब हम पढ़ रहे हैं न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम। मतलब यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा वह कैसा आएगा? वह कैसा आएगा? सार्वत्रिक
गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ठीक है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। हाँ, तो नियतांक क्या आ जाएगा, जैसे अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटा, नियतांक आया G m1 m2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है, बात समझ आई ना। ये हो गया क्या, F का मान। अब इस मान से हम क्या निकाल सकते हैं, इससे हम क्या निकाल सकते, आकर्षण बल का मान, ठीक। अब हमें मान किसका निकालना है, G का, ठीक है। तो G का मान कितना होता है, तो G का जो गणितीय मान होता है, G का जो मैथमेटिकल वैल्यू होती है G की, वह होती है 6.67 इंटू 10⁻11। अब इसका मात्रक क्या होता है, तो मात्रक निकाल लो, ठीक है, मात्रक निकालना बता दें। मात्रक G का कैसे निकालोगे, G इक्वल, G इधर रहने दो, बाकी सबको उधर ट्रांसफर कर दो, तो ये क्या है, F है, ठीक है, F है ना इधर। अब G बस रहने दो, पहले आर स्क्वायर जाएगा ना, तो आर स्क्वायर किसमें, भाग में इधर गया तो गुड़े में आर स्क्वायर पहुंचा, ठीक। इधर G के साथ किसमें है, गुड़े में m1 m2, तो इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा m1 m2। बात समझ रहे हो ना, ठीक है। इस तरह G को अकेला करना है तो भाग में आर स्क्वायर, तो गुड़े में गया, गुड़े में m1 m2 तो भाग में गया। तो यहाँ पे मान निकाल दो, बल का मात्रक क्या है, न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन, आर मीन्स दूरी, दूरी का मात्रक मीटर, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर बटे इसका मात्रक किलोग्राम, इसका मात्रक भी किलोग्राम, तो किलोग्राम गुड़े किलोग्राम मीन्स किलोग्राम का स्क्वायर, ठीक है, केजी स्क्वायर। तो मतलब मात्रक क्या निकला, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो जी का जो गणितीय मान होता है वह होता है 6.67 गुणे 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है, ये इसका है मैथमेटिकल मान। अब इसके विमीय सूत्र की बात कर लें, ठीक है, ये इसका मान हो गया, ये मैथमेटिकल वैल्यू है जी की, ठीक है। अब इस जी को अपन क्या कहते हैं, इस जी को कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ठीक है। मतलब ये नियतांक है ना, कहाँ है, सार्वत्रिक है, हर जगह नियतांक है ये। सार्वत्रिक मीन्स हर जगह, नियतांक मतलब नियत है। तो ये जो मान है वह हर जगह नियत है, चाहे आप वाटर पे निकालो, चाहे एयर पे निकालो, चाहे वैक्यूम निर्वात पे निकालो, ठीक है, चाहे इस ब्रह्मांड की किसी भी जगह जी का मान निकालो, जी का मान हमेशा फिक्स होगा, ठीक है। जी का मान जो होगा वह 6.67 गुणे 10 की घात -11 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर ही होगा, चाहे वह द्रव्यमान पिंड में और ये मार्कर हो, या ये मार्कर या ये व्हाइट बोर्ड हो, ठीक है, बात समझ रहे हो ना, या दो छोटे छोटे पत्थर हों, जी का मान हमेशा इतना ही होगा। या तो फिर धरती और सन हो, या सन या मून हो, या पृथ्वी या मंगल हो, कुछ भी हो, ठीक है ना। अब ये डिपेंड करेगा किस पर, कि पिंड कितना बड़ा है, पिंड का द्रव्यमान कितना है, और उन दोनों पिंडों के बीच की दूरी कितनी है। इन चीज़ों से गुरुत्वाकर्षण का जो मान आएगा, जो आकर्षण बल आएगा, जो गुरुत्वाकर्षण बल आएगा, उसका मान अलग अलग हो सकता है। लेकिन ये जो जी का मान है वह हमेशा कांस्टेंट होता है हर जगह, हर जगह, हर द्रव्यमान वाले पिंडों के लिए, ठीक है ना। तो जी का मान जो है वह पिंड की आकृति, आकार और माध्यम पर निर्भर नहीं करती। जी का मान प्रत्येक स्थान पर एवं प्रत्येक समय पर वही होता है, हर स्थान पर, इस ब्रह्मांड के किसी भी जगह पर। अतः इसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक या गुरुत्वीय नियतांक भी कहते हैं। अब इसका विमीय सूत्र निकाल लो। विमीय सूत्र कैसे निकालेंगे, विमीय सूत्र, विमीय सूत्र कैसे निकालते हैं पता है। विमीय सूत्र, बल का विमीय सूत्र क्या होता है, बल का विमीय सूत्र, इसको हमेशा याद रख लेना, mL/t-2। मैंने बोला भी कि बल का विमीय सूत्र आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, mL/t-2, ठीक। दूरी, दूरी को किससे लिखते हैं, दूरी को L, ठीक है, L स्क्वायर, दूरी मतलब डिस्टेंस, ठीक है। mLt के पदों में लिखेंगे तो m मॉस के लिए, L लंबाई के लिए, t समय के लिए, तो दूरी r को L से डिवाइड बाई m मीन्स किलोग्राम, किलोग्राम किससे मापेंगे, mLt में m होगा ना, मास के लिए m, तो m क्या हो जाएगा, m स्क्वायर, ठीक है, m स्क्वायर। तो क्या हो गया, ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, m-1 t
एल, m-1 एल इंटू एल स्क्वायर, एल की पावर 3, m-1 हो जाएगा ना, ये m है, ऊपर जाएगा तो m, और ये जाएगा तो m की पावर -2, है ना। m इंटू एम की पावर -2 क्या हो जाएगा, m की पावर 1 -2 मीन्स m की पावर -1, ठीक है। l की पावर 3, l इंटू एल स्क्वायर, एल की पावर 3 t -2, तो ये इसका भी मीन सूत्र हो, ठीक है। इसका g का भी मीन सूत्र है ये, ठीक है। m-1 l3 t -2 और g का मान है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक। अब जो छोटे छोटे द्रव्यमान वाले पिंड होते हैं ना, छोटे छोटे द्रव्यमान वाले पिंड होते हैं, उनके लिए यदि हम इस फार्मूले पे रख के यदि हम f निकालना चाहें तो जो बल का मान होता है वह बहुत कम होता है। इसलिए हम इस बोर्ड को, या ये बोर्ड हमें, या हम इस मार्कर को, ये मार्कर हमें अट्रैक्ट नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि इसका द्रव्यमान बहुत कम है। इस पृथ्वी की तुलना में, पृथ्वी कितना बड़ा द्रव्यमान है ना, इस पृथ्वी की तुलना में मैं या मार्कर या पहाड़ सब जीरो हैं। इसलिए हम अपनी जगह पे स्थिर होते हैं, हम कहीं पे जाके चिपक नहीं जाते, हमको कोई वस्तु आकर्षित नहीं कर पाती। बात समझ रहे हो ना, ठीक है। क्योंकि इस पृथ्वी जैसा एक वह पिंड चाहिए हमको आकर्षित करने के लिए, या किसी वस्तु को आकर्षित करने के लिए, इसलिए हमको कोई पिंड, चाहे वो कितना ही बड़ा पहाड़ क्यों ना हो, हमको आकर्षित नहीं कर पाती है, ठीक है। बात समझ आ रही है ना। अब इसके बाद आता है गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। तो गुरुत्वीय त्वरण और जी में जो संबंध है, स्मॉल g एंड कैपिटल G, ठीक है। पहले देखेंगे गुरुत्वीय त्वरण, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और देखेंगे फिर रिलेशन बिटवीन स्मॉल g एंड कैपिटल G। तो स्मॉल g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है जो कि पृथ्वी लगाती है, ठीक है, या फिर सन में जाओगे तो सन लगाएगी, मून में जाओगे तो मून लगाएगी, स्मॉल g। कैपिटल G क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जो कि कभी बदलते ही नहीं है। तो इन दोनों के बीच रिलेशन देखेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आज हम इंट्रोडक्टरी क्लास थी गुरुत्वाकर्षण के बारे में, न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में, ठीक है ना। और यदि आप जानना चाहो तो और कुछ बता सकते हैं इसके बारे में कि छोटी वस्तु जैसे मार्कर को हम मार्कर को अट्रैक्ट क्यों नहीं कर पाते, है ना। बस इतना समझ लो कि जो f का मान निकालेंगे ना, चूँकि इस m1 कितना होगा, इस मार्कर का द्रव्यमान कितना होगा, मैक्सिमम 100 ग्राम, उतना भी नहीं, ठीक है। हाँ, मान लो लगभग 100 ग्राम भी नहीं होगा, 85 ग्राम, ठीक। अब इस व्हाइट बोर्ड का द्रव्यमान कितना होगा, लगभग 10 किलोग्राम, ठीक। तो जो बल का मान आएगा ना, m1 m2 इतने कम है कि जो f आएगा वह माइनस का आ जाएगा। डिस्टेंस भी बहुत कम है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा, 5 मीटर, 1 मीटर भी रख लो कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। अरे 1 सेंटीमीटर भी रख लो कोई फर्क नहीं पड़ना, अटैक नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि m1 m2 बहुत छोटे छोटे पिंड हैं, बहुत छोटे छोटे द्रव्यमान के पिंड हैं। m1 m2 कैसे होने चाहिए, बहुत विशाल पिंड होने चाहिए, है ना। 10 टू द पावर में इसका जब मान होता है m1 का मान, जैसे पृथ्वी का मान, ठीक है, 10 की घातों में चलता है, सूर्य का द्रव्यमान 10 की घातों में चलता है, तो की कंडीशन में f का मान बहुत अधिक मिलता है हमें, ठीक है। और g तो सेम ही है, g में कोई परिवर्तन नहीं, चाहे हम इन दोनों के लिए निकालें g का मान वही होगा, पृथ्वी सूर्य के लिए निकालें g का मान वही होगा, ठीक है। धन्यवाद। आज की क्लास में बस इतना ही। कल देखेंगे गुरुत्वीय त्वरण और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक में संबंध। स्मॉल g मीन्स गुरुत्वीय त्वरण, कैपिटल G मीन्स सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक में संबंध। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।